नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुर्खियां अखबार की में और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपिका सिंह। चलिए करेंगे खबरों की शुरुआत। महाराष्ट्र में 65.02% और झारखंड का जिक्र किया जाए तो 68.45% मतदान हुआ। हर अखबार ने इस खबर को तरजीह दिए। देखिए, कल का दिन बहुत खास था, न सिर्फ महाराष्ट्र के लिए, झारखंड के लिए, बल्कि कई राज्यों में उपचुनाव भी थे। इधर महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। कल शाम तक 58.22% वोटिंग का रिकॉर्ड हुआ है। देखिए, आपको बता दें, सबसे ज्यादा वोटिंग गढ़चिरौली में और सबसे कम मुंबई सिटी में वोट डाले गए हैं। इधर चुनाव के दौरान बीड विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी बाबा साहब शिंदे की मतदान केंद्र पर ही हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। दूसरी ओर झारखंड चुनाव में दूसरे फेज में 12 जिलों की 38 सीटों पर वोट डाले गए। तो देखिए, अमर उजाला क्यों हर अखबार में इस खबर को इम्पोर्टेंस है। और चूंकि देखिए, कल चुनाव का दिन था, कल पोलिंग दिन था। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। महाराष्ट्र का जिक्र करें या फिर बात झारखंड की करें, और झारखंड में ज्यादा हम देखें तो लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो छिटपुट झड़पों के बीच 49.32% मतदान हुआ है। तो देखिए, जिक्र हमने अभी झारखंड का और महाराष्ट्र का किया है, उसके साथ उत्तर प्रदेश का भी जिक्र कर ले तो उत्तर प्रदेश में 49% समथिंग यहाँ पर जो है अब पोलिंग हुई है। झारखंड में 68.45% है और महाराष्ट्र में 65%, जैसे कि जिक्र किया है। इसके अलावा देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली झारखंड की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है जामताड़ा में। जामताड़ा में सर्वाधिक 77.29% वोट डाले गए हैं। पाकुड़, देवघर, रांची, रामगढ़, दुमका सीट्स पर भी 70% से ज्यादा मतदान जो है वो हुआ है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अहमदनगर सीट पर सबसे ज्यादा 71.73% वोट पड़े हैं। नक्सल प्रभावित जो इलाका है, गढ़चिरौली का इलाका, उसमें भी जबरदस्त मतदान हुआ है। इसके अलावा देखिए, हम ये तो बता ही रहे हैं कि 2 राज्यों में वोटिंग हुई है। उसके अलावा अगर हम देखिए, कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं, जैसे कि उत्तराखंड में, पंजाब में, केरल में। तो एक बार यहाँ भी बताते चलें तो हम जिक्र कर रहे हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड में 57.64% वोटिंग हुई है। पंजाब में चारों विधानसभा सीट्स पर 59.65% वोटिंग हुई है। केरल में 62.25% वोटिंग हुई है। तो ये तो वोटिंग परसेंट की हम बात करें थे। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो छिटपुट झड़पों के बीच मतदान हुए। कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं जो कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर रही थी पोलिंग के बीच में। इस बीच देखिए, 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी किया गया, क्योंकि अलग अलग तरह की खबरें आई जिस पर विपक्ष भी लगातार हमलावर है। अब जैसे कि मीरापुर में हुआ, मीरापुर में एसओ ने रिवॉल्वर जो है लहराया है, और ये इस तरह की खबरें आई हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिली है कि ककरौली में, मुजफ्फरनगर के मीरापुर के ककरौली में मुस्लिम मतदाताओं ने पुलिस पर मतदान से रोकने का आरोप लगाया। बहुत गंभीर आरोप है। और मुख्य मार्ग पर जिसके बाद जाम लगा दिया गया। जाम खुलवाने पहुंची पुलिस पर पथराव भी किया गया। और ककरौली का महिला मतदाताओं को रिवॉल्वर दिखाने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और निलंबन की मांग की है, कार्रवाई की मांग की है, जो कि जायज़ भी होती है, क्योंकि मतदाताओं को रोकना आपका काम नहीं है। और अगर आप उनमें डर पैदा करें, क्योंकि हम ये कोशिश कर रहे हैं, चुनाव आयोग ये कोशिश कर रहा है कि लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके, मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। और वैसे भी पिछले कई दिनों में हमने देखा है कि रूरल एरियाज में तो फिर भी वोटिंग परसेंट होता है, और अर्बन में तो धीरे धीरे ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। ऐसे में लोगों को मोटिवेट करना है, उनके अंदर डर नहीं पैदा करना है। इससे पहले खबर ये भी आई थी कि एक दलित लड़की को जो है जान से मार दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि उसने वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया था। देखिए, यही तमाम खबरें हैं, यही तमाम जानकारियां जो आप तक हम साझा करें। मैनपुरी का जिक्र किया गया तो सपा को वोट देने से इनकार पर दुष्कर्म के बाद हत्या, ये पता चला। पिता ने आरोप लगाया कि युवती को साथ ले गए थे आरोपित। सुबह 5 बजे बंद बोरे में उसका शव मिला। इसके बाद हत्या के बाद राजनीति किस तरीके से गर्मा गई, भाजपा इस पे हमलावर है। नामजद दोनों आरोपी फिलहाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस बीच आपको बता दें, उपचुनाव का जिक्र किया जा रहा है तो महाराष्ट्र और झारखंड का तो रुख कर ही रहे हैं, लेकिन इस बीच आपको बता दें, चूंकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये उपचुनाव बहुत खास माना जा रहा था, जो कि पहले ही आपको याद होगा अखिलेश यादव ये कह चुके थे कि आजादी के बाद से ये सबसे प्रमुख उपचुनाव है और इसमें कहीं गड़बड़ी ना हो, इसका पूरा ख्याल
हम रखेंगे और सुनिश्चित करेंगे, और ये सुनिश्चित हम कह सकते हैं कि अपील करेंगे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से कि इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। इस बीच आपको बता दें, गाजियाबाद का जिक्र किया जाए तो गाजियाबाद में प्रदेश में सबसे कम आपको बता दें 33.30% मतदान हुआ है। तो 9 सीटों पर उपचुनाव में 49.30% वोटिंग हुई। कुंदरकी में सर्वाधिक वोटिंग हुई है। इधर चुनाव प्रक्रिया के बीच विभिन्न शिकायतों पर 5 दारोगा निलंबित भी किए गए हैं। देखिए, कहीं कहीं खामियां पाई गई थी, कहीं कहीं गलतियां पाई गई थी। समाजवादी पार्टी ने पहले से इसको पॉइंट आउट कर रखा था। इस बीच आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से जो लगातार बयानबाजी है वो बयानबाजी भी कहीं ना कहीं खुल के सामने आई। देखिए, भाजपा वोट नहीं खोट से जीतना चाहती है, अखिलेश यादव पहले भी इस बात को कहते नजर आ रहे थे। तो फिलहाल देखिए, लखनऊ में विधानसभा चुनाव की 9 सीटों पर उपचुनाव के बाद मतदान के बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी का एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया। सपा मुखिया ने कहा कि भाजपा उपचुनाव वोट से नहीं खोट से जीतना चाहेगी। दावा किया कि इस चुनाव में हमारे पक्ष में ही आएगा वोट, लेकिन कोर्ट का फैसला अधिकारियों के खिलाफ जाएगा। उम्मीद जताई कि चुनाव आयोग बेईमानी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो फिलहाल देखिए, हर लिहाज से ये चुनाव जो है वो महत्वपूर्ण हो चला है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति, झारखंड में एनडीए सरकार का अनुमान है। देखिए, अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी, तमाम अखबारों ने जगह दी है। देश के 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव और यूपी समेत 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान खत्म होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं। देखिए, एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को जो है तरजीह मिलती हुई नजर आई है, बढ़त मिलती हुई नजर आई है। आप अखबार भी देख सकते हैं एग्जिट पोल में किस तरह से महाराष्ट्र में महायुति, झारखंड में एनडीए सरकार का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए, एग्जिट पोल है, अनुमान है, 23 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं सामने आ जाएंगे। लेकिन इस बीच पहले मैं झारखंड का, माफ कीजिएगा, पहले महाराष्ट्र का जिक्र कर लेते हैं, चूंकि दोनों ही राज्यों में एग्जिट पोल आ चुका है और दोनों ही राज्यों में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया है। अमर उजाला अखबार के हवाले से मैं ये खबर का जिक्र कर रही हूँ। हालांकि हर अखबार में अलग तरह से खबर को इम्पोर्टेंस दी गई है। और देखिए, अगर हम ज़्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में फिर से भाजपा, शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी जो है मायुति की सरकार लौट सकती है। और झारखंड में 5 में से 3 एग्जिट पोल ने हेमंत सोरेन की विदाई का दावा किया है। तो कुछ और एग्जिट पोल का भी जिक्र करेंगे, लेकिन इस बीच यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है 288 सीट्स हैं और बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा चाहिए। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से महायुति गठबंधन जो है वो लौट सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो दावे और बातें की जा रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी का जोर रहेगा, वो देखा नहीं जा रहा है एग्जिट पोल्स में, कम से कम। अब देखिए, कल पोलिंग हो चुकी है, एग्जिट पोल्स भी आ चुके हैं। अब इंतजार 23 तारीख तक का करना होगा, जिससे ये पता चल जाएगा कि एग्जिट पोल्स में जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो एस्टिमेशन लगाया जा रहा है, वो कितना एक्यूरेट है, कितनी उसमें एक्यूरेसी है, कितना एग्जैक्ट है। ये पता चलने में भी ज़्यादा वक्त बाकी नहीं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा लोकसभा चुनावों का जिक्र अगर हम करें या फिर हम हरियाणा चुनावों की बात भी करें, तो एग्जिट पोल्स के इतर जो है नतीजे आते। देखिए, जाहिर है सर्वे हैं, अनुमान है, अटकलें हैं, एग्जैक्ट कुछ नहीं है। एग्जैक्ट वही है जो जनता ने वोट दिया है, जिसका जिक्र हुआ है, जो ईवीएम में कैद हो चुका है और जो कि ऑफिशियली आपको पता चल जाएगा 23 तारीख। और जाहिर सी बात है, देखिए, एग्जिट पोल को 100% सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी हाल ही में जो हरियाणा का चुनाव हुआ उसमें आपने कहीं ना कहीं देख ही लिया कि किस तरीके से एग्जिट पोल के जो आंकड़े थे वो कहीं ना कहीं बिल्कुल उलट आ गए थे। हालांकि अभी एग्जिट पोल को कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ना कि एक मान सकते हैं कि हाँ ये सही हो, लेकिन एग्जिट पोल होता है कि 2 महीने पहले के जो आंकड़े होते हैं उसके आधार पर एग्जिट पोल किया जाता है। इस बीच क्या होता है कि जो साइलेंट वोटर्स होते हैं ना, वो एंड टाइम तक अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, एंड टाइम तक वो बताते नहीं है कि वो किसको वोटिंग करने जा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, बहुत कुछ उन साइलेंट वोटर्स पर निर्भर करता है। हालांकि एग्जिट पोल में कहीं ना कहीं बढ़त जरूर है। इस बीच आपको ये भी बता दें, 2019 के हम जिक्र करेंगे, 2019 में कितना सटीक बैठा था महाराष्ट्र और झारखंड का एग्जिट पोल। तो देखिए, आपको बता दें, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब लोगों की जो नजर है वो 23 नवंबर को आने वाले चुनावी नतीजों पर है। इस बीच बुधवार को मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद एजेंसियां, समाचार चैनल्स ने एग्जिट पोल को जारी किया।
अनुमान लगाया कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत हासिल कर सकती है। साल 2019 में भी दो राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए थे। ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कितनी सटीक थे। तो फिलहाल देखिए 2019 के आंकड़ों में महाराष्ट्र चुनाव में 2019 में भाजपा को 105 सीटें तब हासिल हुई थी एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके उस वक्त शिवसेना राकपा में विभाजन नहीं हुआ था। पिछले चुनाव में शिवसेना को 56, राकपा को 54, कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। तो फिलहाल देखिए अभी भी ये कहा जाएगा एग्जिट पोल को लेकर, हालांकि कहीं ना कहीं फेवर में है, लेकिन 100% भरोसा हम कह सकते हैं मोनिका नहीं किया जा सकता, क्योंकि तमाम इलेक्शंस जो चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं वो इस बात की तस्दीक करें और हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसे वाकई में सभी को चौंका के रख दिया था। बिल्कुल, तो एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट नहीं हो सकते हैं, यही हम कह रहे हैं, और यही देखना होगा कि कितने एग्जैक्ट रहते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, बात अरविंद केजरीवाल की करेंगे। तो केजरीवाल के बंगले का घेराव करेगी भारतीय जनता पार्टी। विजेंद्र गुप्ता ने बंगला मामले में एलजी को चिट्ठी लिख दी है। नवभारत टाइम्स में इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शीश महल का रहस्य दिन पर दिन गहराता जा रहा है। दिल्ली वाले अब अरविंद केजरीवाल की सरकार और पार्टी के भ्रष्ट और अराजक चरित्र को अच्छी तरह से समझ चुके हैं और आतिशी की डमी सरकार अब अपनी अंतिम सांसों पर है। उन्होंने कहा कि शीश महल केजरीवाल सरकार के पाप के घड़े की तरह है जो अब भर चुका है और आज बंगले के सामान की सूची सामने आई है। उसने अरविंद केजरीवाल के लिए नए सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यमंत्री बंगले की देखरेख के लिए नियुक्त लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी द्वारा अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को लिखे पत्र से सामने आया कि 2022 में लोक निर्माण विभाग ने पुनर्निर्माण के बाद शीश महल की सजावट और दैनिक उपयोग के लिए थोड़ा सामान दिया था, पर अब केजरीवाल ने इस्तीफा देकर अंततः बंगला खाली किया और लोक निर्माण विभाग अधिकारियों ने पुनः इन्वेंट्री बनानी चाहिए तो वहां लगे आलीशान सामान देखकर दंग रह गए। तो अरविंद केजरीवाल के बंगले का घेराव करेगी भारतीय जनता पार्टी और बंगले पर इस तरह से सियासत होना, प्रतिक्रिया आना, ये कोई नई बात नहीं है। दिल्ली में मुख्य पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, और अरविंद केजरीवाल के बंगलों पर एक बार फिर से टिप्पणियां होनी शुरू हो गई हैं। देखिए, बंगला ना हो गया हो, गले की फांस हो गया हो आम आदमी पार्टी के लिए। किस तरीके से बीजेपी ने इस बंगले को लेकर सवालों के घेरे में खड़ा किया था आम आदमी पार्टी को कि करोड़ों का बंगला तैयार कर दिया। जिस भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सरकार का गठन किया गया, आम आदमी पार्टी का गठन किया गया, उसी भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी फंसती जा रही है। अभी हाल ही में आपको याद होगा कैलाश गहलोत ने मंत्री पद से जब इस्तीफा दिया, पार्टी को छोड़ा, हालांकि अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि देखिए जो वादे दावे किए गए थे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की ओर से, उन वादों और दावों में कोई सच्चाई नहीं, वो वादे दावे सब हवा हवाई हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर उन्हें बंगले का जिक्र किया कि शीश महल, जी हाँ वो शीश महल है जिसमें आप जनता की गाढ़ी कमाई को उसमें लगा चुके हैं, करोड़ों का अपने बंगला तैयार कर दिया। इस बीच देखिए बहुत हास्यास्पद भी है, जब तमाम अधिकारी अंदर जाते हैं देखते हैं कि आलीशान ये बंगला है, जो चीज़ें इसमें हैं, जो वस्तुएं इसमें हैं वो गोल्ड प्लेटेड हैं, चाहे वो टॉयलेट हो या फिर बाथटब हो। तो ये तीन चीज़ें जो हैं वो सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वाकई में ये बंगला इतना, यूँ कह सकते हैं कि शानदार होगा। क्योंकि सीएम हाउस तो कई होते हैं मोनिका, लेकिन ऐसा शानदार लाइक महल की तरह का आपने बंगलोज तैयार किया, तो इसके पीछे मंशा क्या थी? बिल्कुल, और ये उस पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं जो ये पार्टी ये कहकर सत्ता में आई थी कि भ्रष्टाचार के विरोध में है वो, और अगर भ्रष्टाचार किसी पर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार से जुड़े तो पहले पद से इस्तीफा दे, जांच होने दे, उसके बाद पद को ग्रहण करे। तो सवाल तो उठेंगे ही। 9 लाख के पर्दे आ रहे हैं, गोल्ड प्लेटेड सीटें हैं टॉयलेट की, तो ये सवाल है और ये जवाब देने के लिए कम से कम अरविंद केजरीवाल को आगे आना ही चाहिए। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बात डिवोर्स की कर लेते हैं। तलाक लंबित रहने तक पत्नी ससुराल जैसे लाभ की हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस खबर को माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है, अमर उजाला में इस खबर को इंपॉर्टेंस मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तलाक की याचिका के लंबित रहने तक पत्नी उन्हीं सुख सुविधाओं के हकदार है जैसी वो अपने ससुराल के घर में होती थी। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पीबी बराले की पीठ ने केरल के हृदय रोग विशेषज्ञ की अलग रह रही पत्नी की तलाक याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है। साथ ही पीठ ने अंतरिम गुजारा भत्ता राशि बढ़ाकर 1.75 लाख रुपए प्रति कर दिया है। पारिवारिक अदालत ने पत्नी को 1.75 लाख रुपए प्रति महीने अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था, जिसे मद्रास हाईकोर्ट ने घटाकर 80,000 रुपए प्रति महीना कर दिया था।
पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने प्रतिवादी यानी पति की आय से संबंधित कुछ पहलुओं को नजरअंदाज कर दिया था, जिन पर पारिवारिक अदालत ने गौर किया था। इसके अलावा रिकॉर्ड में है कि अपीलकर्ता या पत्नी काम नहीं कर रही है, क्योंकि शादी के बाद उसने काम करना छोड़ दिया था। तो ये तमाम वो पहलू है जिस पर अदालत की तरफ से गौर किया गया है। अपीलकर्ता अपने वैवाहिक घर में एक निश्चित मानक के जीवन जीने की आदी थी, इसलिए तलाक की याचिका के लंबित रहने के दौरान भी वो उन्हीं सुविधाओं का आनंद लेने की हकदार है। वाकई में ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना भी कि पति के जीवन स्तर पर आय के स्रोत और संपत्ति के आधार पर गुजारा भत्ता करना उचित है और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटा जाएगा। चलिए, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब बात होती है पोल्यूशन की। देखिए, उत्तर भारत में आबो हवा बेहद खराब है। 5 दिन घने कोहरे के आगामी दिनों में आसार भी हैं। दिल्ली सरकार के आधे कर्मचारी घर से काम करेंगे। गुरुग्राम में भी कॉलेजेस बंद कर दिए गए हैं। अमर उजाला ने इस खबर को जगह दी है। तो दिल्ली में प्रदूषण की वजह से आबो हवा हालात बेहद खराब। ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है और इस फैसले के तहत दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे तो 50% ऑफिस से होंगे। ये एक नई स्कीम और ये लागू किया गया है। भाई, इसी को लेकर आपको बता दें, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी तमाम बड़ी बातें कही हैं। कहा, शहर की बिगड़ती गुणवत्ता और ये जो वायु गुणवत्ता बिगड़ रही है उसी को मद्देनजर लेते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो अब देखिए, आपको बता दें, उत्तर भारत में हवा खराब हो गई है। 5 दिन आगने वाले जो होंगे घने कोहरे के आसार हैं। दृश्यता कम होने से ट्रेनों विमानों के संचालन पर सीधा इसका असर होगा, जिसमें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आसपास के इलाकों में घने कोहरे के कारण 13 ट्रेनें और 9 जो ट्रेनें हैं उनके समय में बदलाव किया गया है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगभग 90 उड़ानों में जो है जो उड़ानें हैं उनमें आगमन के जो प्रस्थान है उसमें डिले हो रहा है। फिलहाल आपको बता दें, पूरा जो दिल्ली एनसीआर है वो जहरीली हवा की चपेट में है, ऐसा जानकार बता रहे हैं। बात दिल्ली की जाए, उसके आसपास ही की जाए, दिल्ली और बहादुरगढ़ से जहां वायु स्तर गंभीर श्रेणी में रहा, इधर एनसीआर के अन्य प्रमुख शहरों में बहुत खराब श्रेणी में से दर्ज किया गया है। गुरुग्राम में AQI सबसे अधिक 374 रहा। बात गाजियाबाद की कर लें तो गाजियाबाद में 228, नोएडा में और ग्रेटर नोएडा में 304 का रिकॉर्ड किया गया है। फरीदाबाद में आपको बता दें 258 AQI दर्ज हुआ, जो कि बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में है। अच्छा, इसके अलावा न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि अब देखिए देश के तमाम राज्यों में भी इसका असर हो रहा है। हम बिहार का जिक्र करते हैं तो बिहार के हाजीपुर में भी AQI 422 बना हुआ है। तो अन्य राज्यों में आपको बता दें घना कोहरा जो है वो बढ़ेगा, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आने वाले दिनों में इधर घना कोहरा छाया रहेगा और इसीलिए वर्क फ्रॉम होम जो है वो खराब प्रदूषण को देखते हुए लागू भी किया गया है। बिल्कुल, देखिए, ग्रैब 4 लागू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार बाकायदा लगाई थी दिल्ली सरकार और कहा कि ग्रैब 4 लागू करने में इतना वक्त क्यों लगा दिया। तो ग्रैब 4 के तहत ही आ रहा है कि 50% जो है लोग घर से काम करेंगे। हालांकि देखिए, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उन लोगों के लिए खबर बिल्कुल भी नहीं है कि 50% लोग घर से काम करेंगे, उन्हें नॉर्मली अपने ऑफिस जाने। लेकिन ये कोशिश दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है कि कहीं ना कहीं सड़कों पर जो व्हीकल पोल्यूशन है उसमें हम कुछ कमी कर पाएं। इसीलिए इससे पहले देखिए वक्त में बदलाव किया गया था कि MCD के जो कर्मचारी अलग वक्त पर घर से निकलेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी वो अलग वक्त पर जाएंगे, इसके अलावा जो दिल्ली सरकार में कर्मचारी हैं वो अलग वक्त पर जाएंगे, जिससे कि सड़कों पर जो व्हीकल पोल्यूशन है वो थोड़ा लिमिट हो पाए। इसके बाद 50% कैपेसिटी के साथ काम करेंगे, ये दूसरा बड़ा कदम उठाया गया है। दिल्ली और NCR के तमाम स्कूल्स को बंद कर दिया गया है 10th और 12th को छोड़ के, क्योंकि उनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ताकि ये बच्चे जो है घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर पाए। इससे एक तो बच्चों की सुरक्षा होगी, उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा होगी, साथ साथ अगेन व्हीकल पोल्यूशन में थोड़ी कमी करने की कोशिश की गई है। तो ये तमाम जो कदम उठाए जा रहे हैं इसीलिए कि जो एक बड़ा सोर्स है पोल्यूशन का, अगर हम देखें व्हीकल पोल्यूशन, उसमें कमी हो पाए। इससे पहले छोटे छोटे कदम उठाए गए थे, जैसे कि पार्किंग की फीस बढ़ा दी गई थी ताकि लोग जितना हो सके पब्लिक कन्वेंस से ट्रैवल करें, अपनी गाड़ियों को घर से बाहर ना निकाले, शोशेबाजी में ना पड़े। जितना ज़्यादा हो सके आप इस्तेमाल कीजिए पब्लिक कन्वेंस का या फिर आप इस्तेमाल कीजिए मेट्रो का,
जिसे दिल्ली की लाइफलाइन कहा जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है तमाम तरह से कि कहीं ना कहीं पोल्यूशन में कमी की जा सके, और इवन लागू करने की बात भी हो बस रही है। सोच रहे हालांकि हैं, हाँ वो भी सोचा जा रहा है बिल्कुल, कि हालांकि ग्रैब 4 के तहत आता है ऑड इवन, लेकिन फिर भी उसके लिए उसको एक एक अलग प्रॉपर से तरीके से सोचना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा और एग्जीक्यूट कैसे हो, निर्देश उसके बिल्कुल। बाबत जारी करने होंगे। अच्छा, इस बीच एक जानकारी और देना चाहूंगी मैं आपको कि देखिए ये बहुत चिंताजनक है कि दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 39 शहर जो हैं वो भारत के हैं। देखिए ये आपको बहुत चिंता में डालेंगे। चीन के 30 शहर प्रदूषित हैं, तो दुनिया के टॉप प्रदूषित शहरों में सबसे ज्यादा भारत के प्रदूषित शहर हैं। S&P ग्लोबल मोबिलिटी वेब प्रेजेंटेशन ने हाल ही में 100 प्रदूषित शहरों की सूची जारी की। इसमें से भारत के 39 शहर हैं, जबकि दूसरे नंबर पर चीन के सिटीज हैं। तो 30 शहर जो हैं वह कहीं ना कहीं चाइना के हैं। तीसरे नंबर पर 9 शहरों में पाकिस्तान है, इसके बाद बांग्लादेश और इसके बाद नेपाल है। तो S&P रिसर्च में भारतीय शहरों में ट्रैफिक पर भी चिंता जाहिर की गई है, जिसको हम लगातार बातचीत कर रहे थे कि शोशेबाजी में ना पड़े और संभव हो। और एक इंटरेस्टिंग बात दीपिका ये भी है कि टॉप 3 में दिल्ली का नंबर आता है वर्ल्ड की पोल्यूटेड सिटीज में से। तो जैसे कि दीपिका बता रही है कि बड़े शहरों में भारत के शहर शुमार हैं, टॉप 3 में दिल्ली का नाम आता है। किस चीज में? पोल्यूटेड सिटीज में। और ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि वाकई में यदि हम कह रहे हैं, यदि जानकार कह रहे हैं कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन रहा है, तो इसमें वाकई में कोई हाइपरबोल नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। देखिए आगने वाले जो वक्त है उसमें आपके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देखिए अक्सर ये देखा गया होगा कि आप भी बाहर जाते होंगे तो आंखों में जलन होती है, आपके आंसू आते हैं, एक अजीब सी घबराहट होती है। अब देखिए ये दिक्कतें होती हैं वो बुजुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा है, ये दिक्कतें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा है, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य पर सीधा सीधा असर डालती हैं। तो फिलहाल देखिए सरकार जो कदम उठा रही है वो तो कदम उठाएगी, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी ये समझें कि प्रदूषण सिर्फ और सिर्फ जानलेवा है, और इसमें भागीदारी सुनिश्चित करिए कि ये संभव हो। कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करिए, हो सके तो आप भी पूल करके एक दूसरे के साथ जा पाएं। और दीपिका आपको लगता है जितने प्राइवेट कंपनी के मालिक उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफिस में हो रहा है, यहाँ भी वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा तरजीह दी जा सके, ताकि कहीं ना कहीं बड़ा कंट्रीब्यूट आप भी करें और ये कोशिश करें कि जो व्हीकल पोल्यूशन है उसमें कमी आए। चलिए बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली सोलर पोर्टल लॉन्च होगा, एक क्लिक पर मिलेगी तमाम सुविधाएं। दैनिक भास्कर ने इस खबर को जगह दी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक सोर्सेस को देखना जरूरी है, ताकि ईंधन की खपत को कम किया जा सके। तो दिल्ली में मौजूदा वक्त में वायु प्रदूषण की चुनौतियां झेल रही है, और इसी बीच दिल्ली की सीएम आतिशी ने राजधानी में सोलर पॉलिसी के तहत नया सोलर पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए इससे मदद मिलेगी दिल्ली वासियों को, घर बैठे ही अपने घर की छत पर सोलर पैनल आप लगवा पाएंगे। तो सीएम आतिशी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, पोस्ट में कहा कि दिल्ली में जो भी लोग अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, ये पोर्टल उनके लिए है। सिंगल विंडो सॉल्यूशन के तहत ये काम करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए लोग दिल्ली में सोलर पॉलिसी के बारे में, सोलर पैनल लगाने वाले वेंडर्स के बारे में, सरकार से मिलने वाली सब्सिडी और पैनल लगाने वाले खर्च के बारे में जानकारी भी ले सकेंगे। तो ये देखिए ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जो सरकार की ओर से लिया गया है। देखिए आतिशी ने बताया कि पोर्टल पर मौजूद जो सोलर कैलकुलेटर है वो ये बता पाएगा कि उपभोक्ता के रूफटॉप सोलर लगाने से कितनी बिजली जो है वो उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवाने वाले घरेलू उपभोक्ताओं का जीरो और कमर्शियल इंडस्ट्रियल का बिजली का बिल आधा हो जाएगा। ये बहुत अहम बात है। रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने से न सिर्फ बिजली का बिल जीरो आएगा, बल्कि हर यूनिट बिजली उत्पादन पर उपभोक्ता पैसे कमाएगा। तो ये काफ़ी अहम हो जाता है। सीएम आतिशी ने कहा कि पूरे देश में सोलर पैनल लगवाने वालों को जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देने वाली दिल्ली सरकार अकेली सरकार होगी। दिल्ली सोलर पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवाने में आने वाला खर्च जो है वो 4 साल के अंदर उपभोक्ताओं का रिकवर हो जाएगा। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य है 2027 तक दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली में 25% बिजली सोलर एनर्जी से आए। तो ये एक बड़ा, अगर हम देखें तो कदम है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप पैनल लगवाएंगे तो उसका पैसा भी रिकवर हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो घरेलू उपभोक्ता का जो जीरो कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजली का बिल है वो भी
कमर्शियल इंडस्ट्री का बिल आधा हो जाएगा और जो घर का खर्चा आता है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि हर यूनिट बिजली उत्पादन पर उपभोक्ता पैसे भी कमाएंगे। यानी कि पुरजोर कोशिश की जा रही है मोटिवेट करने की, बताने की कि सोलर पैनल के कितने ज़्यादा फायदे हैं अपने देश में। और इस तरह से दिल्ली सरकार किस तरह से लगातार अगर हम देखें इसे लेकर लोगों को मोटिवेट कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए अलग अलग कदम भी उठाए जा रहे हैं। लगातार लोगों से कहा जा रहा है अगर आप करने की कोशिश करेंगे, आप इनिशिएट तो करिए, हम आपके साथ हैं, आपकी मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी आपकी मदद की जा रही है और कहीं ना कहीं तमाम तरह के फ़ायदे आपको इससे मिलने वाले हैं। और वाकई में बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो प्राकृतिक तरीके से एनर्जी बनती है उसका फ़ायदा होता है। इस बीच देखिए, ये सोलर प्लांट की बात हुई, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि आपको याद होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी भी स्टोर करने के लिए कहा जाता है, जो वाकई में बहुत बढ़िया होता है। और ये देखिए, कहीं ना कहीं इसके लिए भी तमाम तैयारियां की जाती हैं, तमाम प्रैक्टिसेस की जाती हैं कि देखिए आपको समझाया भी जाता है कि देखिए ये तमाम चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। सोलर प्लांट के बारे में हमेशा कहा गया है कि देखिए इससे तो एनर्जी मिलती ही है और सब्सिडी बाकायदा सरकार इसके लिए देती है। तो फिलहाल इस स्कीम को बढ़ावा सरकार की ओर से दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे खबरों में। स्टूडेंट्स कर लो तैयारी, सीबीएसई ने कर दी है एग्जाम की डेट शीट जारी। जी हाँ, ये छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने, सीबीएसई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसे जारी कर दिया है। देखिए, आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड की जो डेट शीट है उसे जारी कर दिया गया है, स्केड्यूल को जारी कर दिया गया है। सीबीएसई बोर्ड 2025 की थ्योरी परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी। सीबीएसई बोर्ड डेट शीट 2025 में हर विषय के लिए परीक्षा डेट के साथ जारी किया है। सीबीएसई के उन स्कूलों में जहां सर्दियों की छुट्टियां होती हैं वहां प्रैक्टिकल एग्जाम 5 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 तक शुरू होंगी, जबकि अन्य स्कूलों में प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी 2025 से शुरू होंगी। तो ये बड़ी खबर है उन बच्चों के लिए, उन अभिभावकों के लिए जो 10th और 12th में अपेयर करेंगे, जिनके बोर्ड के एग्ज़ाम है। ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि जाहिर तौर पर उन्हें कहीं ना कहीं बच्चों को लगातार पढ़ाना है और कहीं ना कहीं उनके साथ कंट्रीब्यूट करना है। तो डेट शीट जारी हो चुकी है और अब तमाम तरह की तैयारियां जो है वो स्टूडेंट्स को करनी है। बिल्कुल, देखिए साल भर इंतज़ार किया जाता है स्टूडेंट्स की ओर से कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। एक अलग सा प्रेशर उनके ऊपर होता है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, किस तरीके से होंगे। और अब ये देखिए डेट शीट जारी होने से ये हो जाता है कि अब आप किस तरीके से अपनी तैयारियां कर पाएंगे और उसी डेट शीट के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कर पाते हैं। और ये देखिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चों पे एक पूरे साल भर का प्रेशर होता है और इस दिन का, और डेट शीट आने से आपको भी याद होगा अपना वक्त भी हमारी सांस ही ऊपर नीचे हो जाती थी जब डेट शीट आती थी। तो कुछ ऐसा ही बच्चों के साथ है। हालांकि सभी देखिए, चाहे वो सरकार हो, अब तो सभी एक कोशिश करते हैं कि बच्चों पे एक जो प्रेशर होता है वो मेंटली प्रेशर उन पे ना हो और बहुत सुकून से बच्चे एग्जाम दे पाए, ये कोशिश भी रहती है। और देखिए, मन की बात में लगातार प्रधानमंत्री भी बच्चों को यही तो सिखाते हैं और ये लगातार ये बताते हैं कि देखिए प्रेशर उस तरह से नहीं लेना है, परफॉर्मेंस एग्जाइटी नहीं होनी चाहिए, आपको परफॉर्म करना है, आप तैयारियां कीजिए, उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा वो अच्छा ही होगा, रिजल्ट का प्रेशर आपको नहीं लेना है। बिल्कुल, देखिए इस खबर को हम लगातार बता ही रहे हैं। तो यहाँ ये खबर दैनिक भास्कर में छापी गई है फ्रंट पेज पे। हालांकि छोटी जगह है लेकिन खबर वाकई में स्टूडेंट्स के लिए बड़ी है। देखिए ये देखिए इस खबर को, यहाँ इसको तरजीह दी गई है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से हैं। परीक्षा से 86 दिन पहले, यानी कि 86 दिन पहले ये डेट शीट जारी हुई है, जिससे कि आपको बता दें कि तैयारी करने का प्रॉपर आपको मौका मिलेगा। आप प्रिपरेशन ढंग से कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग कर पाएंगे। 4 अप्रैल को अंतिम परीक्षा होनी है और 12वीं में पहला पेपर होगा फिजिकल एजुकेशन का रखा गया है। इसके अलावा 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं इंग्लिश के पेपर के साथ शुरू की गई हैं। तो सीबीएसई परीक्षा कंट्रोल संयम भारद्वाज ने बताया कि 2 विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल दिया गया है। डेट शीट में हम ये जानते हैं किस एग्जाम में, किस सब्जेक्ट में हमको कितना वक्त दिया गया है, कितना कह सकते हैं गैप दिया गया है। तो फिलहाल देखिए ये कहा गया है कि 2 विषयों के बीच में, 2 सब्जेक्ट के बीच में एक प्रॉपर आपको अंतराल दिया गया है, गैप दिया गया है। डेट शीट कम से कम 40,000 विषय संयोजकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। देखिए ना सिर्फ सिलेबस बनाना एक टास्क होता है,
बल्कि आपको बताएं डेट शीट को तैयार करना भी उतना ही बड़ा टास्क होता है। तो डेट शीट ऐसे ही नहीं बन जाती, तमाम चीज़ों को ख्याल में रखा जाता है। तो फिलहाल बता रहे हैं आपको, डेट शीट कम से कम 40,000 विषय संयोजकों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक छात्र के द्वारा चुने गए 2 विषय एक ही तारीख में न पढ़ें। तो इतना सोच विचार के बाद एक डेट शीट को तैयार किया जाता है। वहीं आपको बता दें, कोटा के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप सिंह गौड़ ने बताया कि डेट शीट में 12वीं के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश परीक्षाओं की तिथि को भी ख्याल में रखा गया है। डेट शीट को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in से एक्सेस और डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। यूजीसी नेट 1 तारीख से 1 से 19 जनवरी तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। अमर उजाला ने इस खबर को फ्रंट पेज पर इंपॉर्टेंस दी है। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट दिसंबर को लेकर आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है। इस बार 83 की जगह 85 विषयों में एग्जाम्स होंगे। अभ्यर्थी 10 दिसंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा सीबीटी मोड पर 1 से 19 जनवरी 2025 तक होगी। तो देखिए, अलग अलग अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। फिलहाल देखिए, आपको दिखा रहे हैं, ये अमर उजाला में, ये देखिए इस साइड में, हालांकि छोटी कॉलम में इसको छापा गया है। देखिए इस साइड में थोड़ा डिटेल बता देते हैं आपको। यूजीसी नेट 1 से लेकर 19 जनवरी तक होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2024 की परीक्षा का एक शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा 1 से 19 जनवरी तक चलेगी। आपको बता दें कि ये परीक्षा कंप्यूटरकृत आधारित होगी। अब उम्मीदवार 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन इसमें करेंगे। 11 दिसंबर तक फीस जमा आप कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र में 12 से 13 दिसंबर तक का संशोधन किया गया है और इसमें संशोधन आगे भी किया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। उम्मीदवार ugcnet.nta.ac.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन का ब्यौरा दे सकते हैं। इस बार 85 विषयों पर परीक्षा आयोजित होगी। तो देखिए, आपको बता दें, अब एग्जाम्स का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। यूजीसी नेट ने भी आपको बता दें कि तारीखों की घोषणा कर दी है। सीबीएसई ने भी आपको बता दें कि किस तरीके से जो डेट शीट है उसे लागू कर दिया है। तो फिलहाल देखिए, समय पर फीस भरें और समय पर तमाम चीज़ों को आप एग्जाम के लिए आप तैयार कर पाएँ, ये ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल, देखिए 12 और 13 दिसंबर के बीच ऑनलाइन ये बताया जा रहा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। शुल्क भुगतान 11 दिसंबर तक किया जा सकता है। नेट एग्जाम में इस साल महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इस साल से 3 कैटेगरी के लिए परीक्षा का आयोजन होने लगा है। उच्च शैक्षिक संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलो की पात्रता के साथ यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में नेट के स्कोर पर दाखिला मिलेगा। हालांकि पीएचडी की फाइनल मेरिट लिस्ट में 70% वेटेज नेट के अंकों और 30% वेटेज विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित होने वाले इंटरव्यू को मिलेगी। उधर सेशन में एनईपी के तहत 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वाले छात्र नेट के लिए पात्र होंगे। ये अभ्यर्थी सिर्फ जेआरएफ और पीएचडी के लिए ही पात्र होंगे। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं और अगर आप भी इसमें क्वालिफाई करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं जो कि महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। और देखिए, बिटकॉइन मामले में सीबीआई की एफआईआर, ईडी ने भी की है छापेमारी। नवभारत टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। सीबीआई ने देश के अलग अलग हिस्सों में हुए गेट बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट स्कैम मामले को टेक ओवर कर लिया है। तो फिलहाल देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, जानकारी देते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीबीआई ने अजय भारद्वाज, अमित भारद्वाज, अन्य के खिलाफ मुकदमा कायम किया। सीबीआई सूत्रों के मामले में, इस मामले में देश के अलग अलग हिस्सों में कई मुकदमे दर्ज हैं। देखिए, ठीक चुनाव के एक दिन पहले ये पूरा मामला किस तरीके से गर्मा गया था, ये सभी देखा और कहा गया था कि क्या अब चुनावों में इसका फर्क पड़ेगा। तो फिलहाल देखिए, बिटकॉइन का मामला है, इसको लेकर सुप्रिया सुले और अजित पवार में रार की खबर सामने आई थी। सुप्रिया सुले ने यहाँ तक कह दिया था कि देखिए, मैं तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। हालांकि आपको याद होगा, जो वॉइस में वायरल हो रहा था उसमें कहा गया था अजित पवार की ओर से कि देखिए, मैं तो आवाज़ पहचानता हूँ, ये आवाज़ तो सुप्रिया सुले की ही है। हालांकि आपको बता दें, अब ये पूरा मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि इसमें पूरी कोशिश की गई है कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले इसमें घिरे। देखिए,
अब कहा जा रहा है कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। बिटकॉइन मामले में सीबीआई की एफआईआर, छापेमारी की गई है। तो देखिए ये खबर बहुत विस्तार से छापी गई है नवभारत टाइम्स में। कैश फॉर वोट और बिटकॉइन विवाद में एक्शन, और इस बीच देखिए बिटकॉइन मामले में सीबीआई की एफआईआर, ईडी ने भी की है छापेमारी। इस तरह से इस खबर को इंपॉर्टेंस दी गई है। कैश फॉर वोट मामले में ईडी से वांछित मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोपी को अहमदाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि कार्रवाई भी इस मामले पर लगातार हमने देखी है। सूत्रों ने बताया कि एन अकरम मोहम्मद शफी के खिलाफ ईडी ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। इस बीच देखिए बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े ने बुधवार को वोटर्स को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जो कि जाहिर है। उन्होंने कहा कि नियमों से अच्छी तरह वाकिफ है और मूर्ख नहीं है कि राजनीतिक विरोधियों के होटल में इस तरह की गतिविधि में शामिल होंगे। देखिए विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले बहुजन विकास अघाड़ी के नेता ने तावड़े पर मतदाताओं को लुभाने के लिए मुंबई से 60 किलोमीटर दूर विरार के एक होटल में 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगाया था। तो देखिए तमाम तरह की जो है बातें इसमें निकलकर सामने आ रही है। होटल में 5 नहीं 15 करोड़ की बात भी सामने आ रही है। इस बीच देखिए सीबीआई की छापेमारी हुई है, ईडी की भी छापेमारी हुई है, और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी उम्मीदवार अजीत पवार ने क्या कहा। अजीत पवार ने मतदान के बाद बिटकॉइन विवाद पर राय रख दी है। सुप्रिया सुले नाना पटोले पर लगे आरोपों पर अजीत पवार ने कहा कि उनका जो ऑडियो क्लिप दिखाया जा रहा है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैंने दोनों के साथ काम किया है, उनमें से एक मेरी बहन है, दूसरे के साथ मैंने बहुत काम किया है, ऑडियो क्लिप में उन्हीं की आवाज है। ये उस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अब देखिए है रिलेटिव, लेकिन ऑब्वियसली अलग पार्टी के, तो किस तरह की स्टेटमेंट वो देंगे जाहिर है। उन्होंने कहा कि मैं उनके लहजे से बता सकता हूं कि जांच हो जाएगी और जांच के बाद चीजें जो है वो भी स्पष्ट हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आरोपों की जांच होनी चाहिए। और इस बीच देखिए बीजेपी ने सूले पटोले पर निशाना साधा है। तो बहुत सारा डिटेल में इस खबर को जो है इंपॉर्टेंस दी गई है नवभारत टाइम्स में। क्योंकि देखिए कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले तो ये भी कहते पाए गए थे कि मैं तो गांव का इंसान हूँ, बिटकॉइन होता क्या है मैं तो ये भी नहीं पता, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण अंचल से बिलोंग करता हूँ, तो बिटकॉइन के बारे में तो मुझे नॉलेज भी नहीं है। हालांकि इस तरह की बयानबाजी भी कल बहुत सामने आई थी। हालांकि अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गयाना पहुंचे हैं पीएम मोदी। स्वागत के लिए 3 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और कैबिनेट पहुंची हैं। दैनिक भास्कर इस खबर को तरजीह दी है। तो फिलहाल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से भव्य स्वागत किया गया। तो 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में गुयाना पहुंचे हैं। गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली, प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिप्स और 12 से ज्यादा कैबिनेट मंत्रियों ने खुद एयरपोर्ट पहुंचकर स्वागत किया प्रधानमंत्री का। और प्रधानमंत्री मोदी के होटल पहुंचने पर ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री डेकॉन मिशेल और बाबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली भी वहां मौजूद थी। प्रधानमंत्री मोदी को भारत गुयाना के घनिष्ठ संबंधों के प्रमाण के रूप में जॉर्ज टाउन शहर की चाबी सौंपी गई। देखिए तस्वीरें बेहद खास हैं। तस्वीर देखिए जरा, गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से मिलते हुए आपको नजर आ रहे होंगे प्रधानमंत्री। इस बीच थोड़ी और डिटेल आपको दे देते हैं। इसमें स्वागत के लिए आई गुयाना कैबिनेट, तो पूरी कैबिनेट का जो फोटो है उसको भी दिखाया गया है। तो फिलहाल विकास में भारत हर संभव मदद करेगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। गुयाना पहुंचे पीएम मोदी, स्वागत के लिए तीनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट भी पहुंची थी। तो फिलहाल देखिए गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन की चाबी भी सौंपी गई है। तो फिलहाल देखिए पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार को दक्षिण अमेरिका देश गयाना पहुंचे। स्वागत के लिए अभूतपूर्व स्वागत, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए अभूतपूर्व उनका स्वागत था, जो कि काबिल तारीफ था। पूरी कैबिनेट पहुंची एयरपोर्ट पर। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अपनी पूरी कैबिनेट के साथ वहां मौजूद थे। गुयाना के पड़ोसी देश कैरेबियाई द्वीप समूह के ग्रेनेडा के पीएम डिकन मिशेल और बाबाडोस के पीएम मिया मोटली भी मौजूद थी, और बड़ी संख्या में भारतवंशी भी उनके साथ मौजूद थे। पीएम मोदी ने इंडिया कैरिकॉम समिट को भी संबोधित किया। कैरिकॉम कैरेबियाई द्वीप समूह के देशों का संगठन है, ये भी जान लीजिए। समिट में मोदी ने कहा कि यहाँ विकास के में भारत पूरी तरीके से मदद करेगा। 56 साल में गुयाना में आने वाले पहले पीएम बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वहीं कनाडा को प्रधानमंत्री के नाम पर सख्त सलाह है। नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज पर इस खबर को इंपॉर्टेंस है। कनाडा ने अपनी जमीन पर खालिस्तानियों पर हमले के मामले में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उंगली उठाई है। कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों को मानना है कि नरेंद्र मोदी को ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या और इससे जुड़ी दूसरी साजिशों के बारे में पहले से ही जानकारी थी। कनाडा में भारत के विदेशी हस्तक्षेप अभियानों के खुफिया मूल्यांकन पर काम करने वाले एक वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी ने दावा किया है। ग्लोब एंड मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि कनाडा और अमेरिकी खुफिया ने
खालिस्तानी निज्जर हत्या की कार्रवाई का संबंध भारत के गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा है। इस लूप में नरेंद्र मोदी के भरोसेमंद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर भी थे। ऐसे में साफ है कि इन सबका नरेंद्र मोदी को भी पता हो सकता है। चलिए खबरों में आगे बढ़ जाएंगे। भारत की बादशाहत अभी भी कायम रही है। देखिए, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पर फिर से कब्जा किया गया है। देखिए, वे बहुत अच्छी खबर है। बिहार के राजगीर में खेले गए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय महिला टीम ने तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का दबदबा देखने को मिला है। भारतीय टीम ने चीन को 1-0 से हराया, खिताब अपने नाम किया। बिहार में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट के जीत के बाद भारतीय टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को बिहार सरकार ने 10-10 लाख देने का ऐलान किया है। वहीं इंडिया हॉकी आपको बता दें कि हॉकी इंडिया ने भी खिलाड़ियों को 3-3 लाख अलग से और स्पोर्ट्स स्टाफ को 1.5 लाख देने का ऐलान किया। भारत और चीन के बीच खेले गए फाइनल मुकाबले में पहले 2 क्वार्टर में कोई टीम गोल नहीं कर पाई थी। हाफ टाइम तक दोनों टीमों ने अच्छा डिफेंड किया था। हालांकि इस दौरान भारतीय टीम को कई मौके मिले, लेकिन वो इसका फायदा नहीं उठा सकी। तीसरा क्वार्टर शुरू होने के बाद पहले के मिनट में ही भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। इसके बाद भारतीय टीम ने इसका पूरा फायदा उठाया। दीपिका ने गोल करके भारत को 1-0 से बढ़त दिलाई। सनीमा टेंट ने को इस टूर्नामेंट से पहले भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था और अपने पहले ही टूर्नामेंट में टीम को उन्होंने खिताब दिलाया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम एक बार फिर से चैंपियन बनी। बिल्कुल, देखिए भारतीय टीम चैंपियन बनी है और अखबार में इसको इम्पोर्टेंस मिली है। जीत की सूत्रधार बनी है गोल्डन गर्ल दीपिका। और देखिए किस तरह से फाइनल का खिताब जीतने के बाद उत्साहित नजर आ रही तस्वीरें भी आपके साथ हमने साझा की हैं। भारतीय टीम के हर खिलाड़ी को 10 लाख रुपए दिया जाएगा बिहार सरकार की तरफ से, ये प्रोत्साहन राशि है। और देखिए इसके साथ साथ टीम के जो मुख्य कोच हैं हरेंद्र सिंह को भी 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जबकि सपोर्ट स्टाफ को 5-5 लाख रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। तो ये एक अहम खबर है और प्रोत्साहन देने वाली एक बड़ा ऐलान जो है वो बिहार सरकार की तरफ से। बहरहाल आज के शो में फिलहाल इतना ही। सुर्खियां अखबार की में इतना ही और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।